साईं अगर तगड़े हो ते सर झुका नहीं दे। ये दौराने पुलिस मुकाबला भाग भी जाता है। ये ऐसा बदमाश हुआ है, रेपिस्ट था। बिलू भट्ट को आबिद ने पुलिस मुकाबले पर पार किया, फिर आबिद ने राजा उमैर को पुलिस मुकाबले में पार किया, फिर आबिद ने काशिफ उर्फ काशी चीमा को पुलिस मुकाबले में पार किया। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना मेजबान हैदर राना और आज का हमारा जो मौजू है वो एक ऐसे एक्स इंस्पेक्टर पर है जिसने माजी में ऐसे जुराइम पेशा अनासर जो थे उनको इबरत का निशान बनाया। जब तक ये इंस्पेक्टर रहे, पुलिस की नौकरी करते रहे, तो उन्होंने 122 से जायद पुलिस मुकाबले किए और ये पंजाब पुलिस की शान थे, पंजाब पुलिस की आन थे और सीना तान कर मुजरिम जो होते थे संगीन जुराइम में उनका डटकर मुकाबला भी करते थे। उनका नाम था आबिद हुसैन कुरैशी। ये चकवाल शहर में पैदा होते हैं 6 सितंबर 1968 में। ये चकवाल शहर में पैदा होते हैं, अपने माँ बाप के इकलौते वारिस थे और इब्तदाई तालीम इन्होंने लाहौर सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल से इन्होंने हासिल की और इब्तदाई दिनों में ही इन्हें कश्ती रानी का शौक था और ये ड्राइंग बड़ी अच्छे तरीके से करते थे क्योंकि ये पानी के ऑपोजिट ये ड्राइंग किया करते थे। लेकिन स्पोर्ट्समैन थे और शुरू में जब इन्होंने मैट्रिक अपना क्लियर किया और मैट्रिक क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में स्पोर्ट्स बेस पे ये एडमिशन देते थे और जब इन्हें एडमिशन मिलता है और जितने भी इनके लोग दोस्त थे उनके कदो कदामत जिस्म वाइज ये बड़े बाअसर इंसान थे, जुर्रतमंद, हौसला, मुकाबला करना उनके खून में एक फितरत में शामिल था। जब कॉलेज में इब्तदाई दिनों में कॉलेज जाना शुरू होते हैं तो इनके एक प्रोफेसर थे जिन्होंने कहा कि यार आबिद यार तू ना बॉक्सिंग करेगा और इन्होंने फिर वो इनके जो टीचर थे उस्ताद थे उन्होंने इनको बॉक्सिंग ग्लव्स पहनाए और इनका कहना है जिस दिन मैंने बॉक्सिंग के लिए ग्लव्स पहने तब मैंने रोइंग जो थी वो मैंने छोड़ दी। दौराने बॉक्सिंग नेपाल, बैंकॉक, टर्की और चाइना तक गोल्ड मेडल हासिल किए, यहां तक कि सिल्वर मेडल भी इन्होंने हासिल किए और यहाँ इतने काबिल इंसान थे, इतने बाअसर इंसान थे, इतने ज़हीन इंसान थे ये आबिद हुसैन कुरैशी। टीवी में एक प्रोग्राम चला करता था नीलाम घर, वहां से इन्होंने गाड़ी भी जीती थी। ये ऐसे काबिलियत के मालिक थे। जब इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से मास्टर किया तो मास्टर करने के बाद इन्होंने सोचा मैं पंजाब पुलिस में जाना चाहता हूं और उन दिनों पंजाब पुलिस की वैकेंसीज भी ओपन थी। पूरे पंजाब में 10 सीटें स्पोर्ट्स की खाली थी। इन्होंने स्पोर्ट्स में बेस पर पंजाब पुलिस में एंटर होते हैं। 1-1.5 साल बाद ही ये 1990s में ये SIB हो जाते हैं और फिर 1993 में ये हाई कोर्ट में रिट दायर करते हैं कि मुझे इंस्पेक्टर बनाया जाए और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर इन्हें आबिद हुसैन कुरैशी को इंस्पेक्टर बना दिया जाए। लेकिन इससे पहले एक रॉन्ग कॉल ने, एक दोस्तों के मजाक ने आबिद को आबिद बॉक्सर बनाया। वो कैसे, वो मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा। ये होता कुछ यूं है कि माँ, क्योंकि माँ का लाडला था, माँ का प्यारा था, माँ का चहेता था और आबिद से जो माँ इनकी थी वो क्योंकि अकेला बेटा था काफी प्यार किया करती थी और वो जब आबिद घर पे आता है तो माँ कहती कि आबिद आज एक फोन आया, SP साहब थे कोई गालिबन जुबैर, उनका फोन आता है और फोन आने के बाद वो कहते हैं कि फौरन वेरी नेक्स्ट डे तुमने मेरे ऑफिस में आबिद को कह दीजिएगा कि मेरे ऑफिस में आए। आबिद कहती कि माँ कहती है कि आबिद को कहती है कि वो काफी गुस्से में थे और आबिद वेरी नेक्स्ट डे जब होता है होने के बाद वो वर्दी, क्योंकि 2 बंदों को बुलवाते हैं कि इब्रार रिजवी और आबिद हुसैन कुरैशी को। अब ये दोनों वर्दी पहनते, वर्दी पहन के जनाब सब ये SP जो कैंट थे जुबैर,
तो उनके पास चले जाते हैं। जब उनके पास जाते हैं, जाने के बाद होता ये है कि जी उनके पीएस जो थे, उनके पीआरओ जो वो रीडर जो थे, गालिबन बशीर उनका नाम था, या अमानत कमी पेशी हो सकती है। तो जब उनके पास जाते हैं, जाने के बाद जब पूछते हैं कि जी, वो कहते हैं हाँ जी तुसी किधर आए हो, तो कहते हैं कि जी हमें ना एसपी जुबैर ने बुलवाया है, क्योंकि उन्होंने मेरी वालदा को फोन किया था, तो वालदा ने फोन उठाया था। सारा मामला वो बताते हैं, वो हंसना शुरू कर देते हैं। कहते नहीं भाई, आप पुलिस लाइन में एज ए स्पोर्ट्समैन हो, और ऐसे आप जिनके थाने में थाना ज्वाइन नहीं कर सकते, इसका इस पूरा प्रोसीजर होता है। तो खैर ये दोनों बावर्दी देखते कि यार फिर फोन आया किसका, और अब ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं। उस दौरान डिस्कस एसपी जुबैर आते हैं। जब एसपी जुबैर आते हैं, तो जब ये आबिद को और इब्रार रिजवी को देखते हैं और उनसे पूछते हैं हाँ जी कोई बात, ये फिर आबिद उनको बताता है कि सर सारा वाकया उनको बताया जाता है। वो एसपी जुबैर जो थे वो हंसना मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, और मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं कि क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। तो जिस पर आबिद ने कहा यस सर, मैं आप जैसे ऑफिसर्स के साथ ड्यूटी जो है वो करना पसंद करूंगा। और उन्होंने कहा कि ठीक है यार, कल से आके बाकी जो भी तुम्हारे मामलात हैं मैं ये खुद ही हैंडल करूंगा। हैंडल करने के बाद कल से तुम मेरे ऑफिस को ज्वाइन करो। और होता यही है कि आप पहला दिन आबिद का ड्यूटी पर है, और उस ड्यूटी पर आप आबिद साहब के साथ साथ है। एक कॉल चलती है, डकैती होती है, चोरी और डकैती की वारदात काफी बड़ी होती है। वो कॉल चलती है जिसपे फिर एसपी जुबैर जो थे, और वो धर्मपुरे इलाके पर जब निकलते हैं अपनी टीम के हमरा, उस टीम के हमरा आबिद हुसैन भी था। और जब ये धर्मपुरा पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद सारा वकुआ देखो, मुकम्मल ट्रैफिक ब्लॉक है, और मुजाहिरीन जो है सरापा एहतजाज है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसपी जुबैर जो थे उनसे पूछते हैं हाँ जी क्या माजरा है, क्या हुआ। वो कहते हैं कि जी हमारी करोड़ लाखों रुपए की डकैती जो है वो हुई है, लिहाजा हमें इंसाफ चाहिए और हमें रिकवर किए जाए हमारे पैसे। जिन खानदान की डकैती हुई थी, एक शख्स था जो बड़ा स्टेप आगे, लेकिन कदम आगे बढ़ा के वो बहस भी कर रहा था सबके साथ। ये सारा सिलसिला जो था ये आबिद देख रहा था। एसपी साहब मौके पर कहते हैं कि यार जाओ यार, जाके इनकी एफआईआर दो, और जो भी मसला होगा तो देख लेंगे, रिकवर कर लेंगे। जब वहां से निकलते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं, तो आबिद हुसैन एसपी जुबैर को कहते हैं कि सर अगर आपकी इजाजत हो, मैं उस शख्स को जो उनका दामाद था उनको अपनी हिरासत में लेना चाहता हूँ। जिसपे जुबैर साहब ने कहा कि नहीं यार, ऐसा होना नामुमकिन है, कि बाकी जो भी है मामला देखेंगे हम। तो आबिद के 12 मरतबा इसरार पर उन्होंने इनकार किया। जब आबिद अगले दिन ड्यूटी पर आता है, और ड्यूटी पर आने के बाद दोबारा इसरार करता है कि सर जो दामाद था उनका मुझे हिरासत में लेता है। तो जुबैर साहब कहते हैं कि यार आबिद, यार ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल मामला है, और क्या तुम इसको कर पाओगे। कहते सर आप मेरे पे यकीन रखते हैं तो मैं स्टैंड। तो कहते यार ओके यार, तेरे से यकीन किया, जा यार उन्होंने जाकर अरेस्ट कर। और आबिद टीम के हमरा, पुलिस टीम के हमरा पहली मर्तबा अब केस को हल करने के लिए निकलता है। जिन्होंने एहतियाज किया तो उनके घर में जब पहुंचता है आबिद, तो कहता है कि यार हमने 2 डाकू जो है वो गिरफ्तार कर लिए, और आपको हमारे साथ थाने जाना पड़ेगा। वो शख्स कहता है कि हाँ मैं चलता हूँ। कहते यार आपको इसलिए साथ लेके जा रहे हैं, पुलिस के पास एक एल्बम है जिसमें 70 से 80 डकैतों की तस्वीरें हैं, वो देखो तो शनाख्त करो, हमें बताओ, हम इंशाअल्लाह ताला विद इन डेज के तो अपनी हिरासत में ले लेंगे। होता यही है कि प्लानिंग की आबिद की, आबिद उसको गाड़ी में पकड़ता है, बैठाता है और सिविल थाने लिया, और 5 मिनट के अंदर अंदर वो जो दामाद था वो बोलना शुरू हो जाता है। और बोलता क्या है कि सर साहब डकैती मैं अपने दोस्तों नाल मिलके करवाई। तो आबिद बाहर आता, बाहर आने के बाद सर और डकैत कोई और नहीं है, घर का बेती लंका ठाए ये वही शख्स है जिसने डकैती की है। कहते यार शाबाश है। कहते हैं उन्हें खुरा ना अपना सर, और एने अपने डकैता अपने दोस्तों का नाम लिता है, पूरे से उन्होंने अरेस्ट करने हैं। वो फिर नारोवाल जाते हैं,
नारोवाल जाने के बाद वो फिर अशरफ उर्फ अच्छू था, जिसको गिरफ्तार करने के लिए आबिद अपनी टीम के हमरा नारोवाल जाते हैं। वहां से पता चलता है कि जी वो कसूर के इलाके एक माजरा है, अपने दोस्त के हमरा वहां पर है। अब होता ये है कि जी आबिद कसूर चले जाते। कसूर जब जाता है वहां पे देखता क्या है कि वो जो अशरफ था वो ट्यूबवेल के पास खड़े होकर मजाक कर रहा है। ये जब उसको अपनी हिरासत में देते हैं, और अब जब हिरासत में अभी लिया नहीं कि पूरा जो गांव था वो इकट्ठा हो, हाथ में डंडे, हाथ में सोटे, और जनाब साहब अब इनको हिलने नहीं दिया जा रहा आबिद और इसकी टीम। तो वो कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि जनाब अशरफ उर्फ अच्छू को हम नहीं जाने देंगे। तो जिस पर ये गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन इनकी गुफ्तगू बेमायनी है। और इस दौरान एक ऐसा शख्स आता है जिसका नाम जहांगीर माजरा होता है। वो आता है, वो आने के बाद जब अशरफ को देखता है, देखने के बाद ये कहता है कि अशरफ साईं अगर तगड़े होन ते सर झुका ली दे, मेहनत करी दी, माफी मांगी, जाके गड्डी ते बैठ जा और अपने जरा भी मसला तेरा है हल कर। और जिस पर ये पहला इनका खुद साख्ता ऑपरेशन था जो इन्होंने किया। 4 से 5 ऐसे वाकयात रोनुमा हुए जब इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के गैंगस्टर उजरती कातिलों को अपनी हिरासत में लिया, जिनमें रजा अखलाकुहा था। ये खाना खाने के लिए चौक रंगमहल में आता है और इसको वहां पर पकड़ा जाता है। और फिर दूसरे नंबर पर जो था महमूद उर्फ हुदा, ये भी टॉप 10 इश्तियारी था। इसको भी आबिद ने अपनी टीम के हमरा अपनी हिरासत में। फिर इसके बाद रजवान उर्फ पतोहा, ये एक ऐसा शख्स था कि जिसको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि जनाब ये रजवान उर्फ पतो जो है, इसने काफी ज्यादा जो है ये लोगों को ये कत्ल किया है और उजरती कातिल है ये। और इनको पता चलता है कि ये रंगमहल में आता है और वहां पे एक दुकान थी चिरगे वाली, वहां पर ये रात 11 बजे करीब आता है और आने के बाद ये चिरगा खाता, रोटी खाता और वहां से ये इन्फॉर्मर ने इनको ये सारी चीजें बताते। पहला अब पुलिस मुकाबला जो आबिद ने किया वो किया करीम खान बम्बवाला। ये जो शख्स था ये 150 से जायद इसने कत्ल किए थे, उजरती कातिल था। MKM वाले इसके पीछे थे और इसको मारना चाहते थे और ये लाहौर में रहता था। अब जब आबिद के इन्फॉर्मर ने बताया कि ये फला जगह पर आएगा और इसको पकड़ने से पहले बड़ा एहतियात बरतनी, वो क्या थी, क्योंकि ये अपने जिस्म पर बम बांधता था कि आबिद अपनी टीम के अंदर वहां पर पहुंचता है। अब करीम खान बम्बवाला ने, क्योंकि समर खान को भी इसने कत्ल किया था, 2 पुलिस वालों को भी इसने कत्ल किया था, पुलिस ये इसकी ताक में थी और आबिद ने अपने इन्फॉर्मर की मदद से इसको ट्रेस कर लिया। और जब आबिद इस पर हाथ डालने लगता है तो ये फायर कर देता है आबिद पर। तो आबिद ने जब देखा कि यार अगर इन्हें बम बंदे होंगे ना तो सब तो पहले अपनी शर्ट नु हाथ लाता, इन्हें फायर किया है, लिहाजा इन्हें बम्बू नाम की कोई चीज नहीं। आबिद अपने राइफल निकालता है और निकाल के इसके सर पे गोली मारता है। ये इसका पहला आबिद हुसैन कुरैशी का ये पहला पुलिस मुकाबला था जिससे पुलिस डिपार्टमेंट में आबिद की शनाख्त हुई। और उस दौरान लातदाद मुतद्दिद ऐसे जुराइम पेशा अनासर जो थे जो अब आबिद के नाम से वाकिफ होना शुरू। अब अभी होता ये है कि जी इस दौरान होता क्या है, कहते हैं कि ये जवेद मलंगी ने पुलिस को लोहे के चने चुबाने पर मजबूर कर दिया था और पूरे पंजाब की पुलिस बल्कि लाहौर की पुलिस ये जवेद मलंगी को अपनी हिरासत में लेने के लिए दिन रात लेफ्ट राइट कार्रवाई करने पर मजबूर थी। लेकिन 12 मरतबा ये है पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की हिरासत में आता भी है और पुलिस मुकाबला होता भी है, लेकिन ये दौराने पुलिस मुकाबला भाग भी जाता है। ये ऐसा बदमाश हुआ है, रेपिस्ट था, लातदाद इसने औरतों को अगवा किया और अपने मकसद के लिए अगवा करता था और अपनी
जो ख्वाहिशात, मनफी ख्वाहिशात थी, उनसे ये उन औरतों से ये पूरा भी करवाता है। कहते हैं कि शादरा में इसके खौफ से लोग जगह मुंतकिल करने पर मजबूर हो चुके थे। लड़कियां घरों में महदूद, औरतों ने बाजारों में निकलना छोड़ दिया था। और अब बात आती है आबिद पर। आबिद अब इसकी रैकी करना शुरू करता है, और ये वो शख्स है मलंगी जिसने पुलिस पर दस्ती बम भी फेंके थे, और ये थाना शादरा में ये इसने फेंके थे। पुलिस खौफ भी खाती थी, और ये बड़ा चातर था, क्रिमिनल माइंड का शख्स था ये। अब जब आबिद को इसका टास्क दिया जाता है तो आबिद अपनी टीम के हमरा शादबाग में 15 से 20 दिन इसकी रैकी करते हैं, और रैकी करने के बाद वो औरत, आबिद अपने एतमाद में लेता उस औरत को और कहता है कि भैना ए बंदा जड़ा है ना, ए तक किसी ना किसी तरीके ना मनु अरेस्ट करवा दे, क्योंकि ए शख्स मुआशरे दा नसूर है। वो औरत जो थी वो उसने फिर आबिद को कहा, क्या तुम मलंगी को हिरासत में ले सकोगे? क्योंकि वो बड़ा जवान था, 6 फुट इसकी हाइट थी और बड़ा ताकतवर था। आबिद ने कहा था कि सिर्फ तुम मुझे बता दी कि ये मौके पर पहुंच गए, हिरासत में लेना, इसके साथ लड़ना या जो भी है, ये बात का मसला मेरा है। तो होता यही है कि 15 दिन की रैकी के बाद ये मलंगी आता है, शादबाग के इलाके पर आता है, और ये इसके साथ फिर मुबैना पुलिस मुकाबला होता है। और ये औरत की, वो जो एक छोटी सी बच्ची थी जो 14-15 साल की थी, उसको ये यरगमाल बनाता है। यरगमाल बनाने के बाद पर आबिद की जहानत ने उस बच्ची की जान भी बचाई, उस औरत की जान भी बचाई, और उस जवेद, उस मलंगी को दुनिया से ऐसे नासूर शख्स को खात्मा कर दिया। इस पुलिस मुकाबले के बाद जितने भी जुराइम पेशा मुजरिम थे वो आबिद के नाम से खौफ खाना शुरू। इस मुकाबले के बाद आबिद को लक़ब मिलता है आबिद बॉक्सर का, और यहाँ से आबिद का जिंदगी का एक ऐसा नया चैप्टर खुलता है। पंजाबी सिकंदर जिसने जिस जगह अपनी नजर घुमाई है ना, इसको चीज खुद ब खुद प्लेट में आकर इसके पास आती, पर ये बाहिम्मत इंसान था, जुर्रतमंद इंसान था। इसका मोटिव ये था कि मैं मुआशरे से जुराइम जो है वो मिटा सकूं, और इसका अज़म था कि मुआशरे में ऐसे नासूर जुराइम पेशा लोगों को मेरे साथ मौका नहीं मैं दूंगा। जो भी गलतफहमी का शिकार है तो मैं उसको दबोच लूंगा, और दबोच कर उसको पार कर दूंगा। ये आबिद का एक मिशन था। फिर होता यूं है कि जी इसके बाद अरशद गुजर को, इंतहाई उजरती कातिल अरशद गुजर, इसको आबिद ने पुलिस मुकाबले में पार किया। फिर इसके बाद बिल्लू भट्ट को आबिद ने पुलिस मुकाबले पर पार किया। फिर आबिद ने राजा उमैर को पुलिस मुकाबले में पार किया। फिर आबिद ने काशिफ उर्फ काशी चीमा को पुलिस मुकाबले में पार किया। फिर आबिद ने एक ऐसा टॉप 10 कार चोर, कार स्नैचिंग वाला शख्स था जिसका नाम था महर गुल और मोहम्मद अली। ये वो दो ऐसे शख्स थे जो कि लाहौर से नहीं बल्कि पूरे पंजाब से, मानी यानी पूरे पंजाब से 62 लोगों की गाड़ियां चुराते थे। चुराने के बाद और उसका जो रिसीवर होता था ना, वो महर गुल के पास था। वो महर गुल वो रिसीवर था कि लाहौर बल्कि पूरे पंजाब से जहां कहीं से भी गाड़ी चोरी होनी है ना, तो वो महर गुल ने रिसीव कर दिया। और महर गुल ने एबटाबाद में एक घर था, एक ऐसी जगह थी, उसका बेसमेंट था, उस बेसमेंट में गाड़ियों के डंप करता है। और जाहिर है फिर अब आबिद को इसका पता चलता है, और आबिद इसकी खोज में अब दिन रात अपनी फोर्स के साथ इसको अपनी हिरासत में लेने के चक्कर में पड़ा होता है। फिर आबिद की कस्टडी में आता है मोहम्मद अली, जो कि महर गुल का साथी बंदा था, जो कि बड़े बासर लोगों की गाड़ियां चोरी किया करता था। कसूर ललियानी मुस्तफाबाद में इसका काफी नाम था टिकटों में, और ये वो टिकट था जिसको आबिद ने अपनी हिरासत में लिया और मुकाबले में इसको पार किया। अब ये वो जितने भी ऐसे लोग थे जिन्होंने जुराइम की दुनिया में कदम रखा और जिनके खौफ से ना सिर्फ पुलिस कांपती थी बल्कि 62 लोग जो थे ना
वो भी डरते थे। इनका मुकाबला कौन करता है? आबिद बॉक्सर। आबिद बॉक्सर सीना तान कर, आंखों में आंखें डालकर जुर्रत से उनका मुकाबला करता था। वो इस गर्ज में करता, जबकि दूसरी जानब आबिद की माँ जो थी दिन रात मसले में माथा टेकती थी और दुआ को रहती थी कि ऐ मेरे रब्बुल इज्जत, मेरा अकेला अकेला बेटा है, इसको जिंदगी देना, इसको शोहरत देना और इसको इज्जत देना। और अल्लाह ताला जब तक माँ के हाथ तक की बारगाह में थे तब तक आबिद जो था वो आसमान में परवाज करता हुआ दिखाई देता था। और हर जगह आबिद बॉक्सर के नाम पर अखबारें बिका करती थी, हेडलाइंस बनती थी और लोग मुंतजिर रहते थे कि ये आज की नई खबर क्या होगी। ये था वो आबिद बॉक्सर। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अब कहानी शुरू होती है उन लोगों पर जिनके खौफ से अरशद अमीन चौधरी थाने में कैद हो जाता है, जेल में अपनी रिहाई नहीं करवाता। वो था असद प्रिंस आतिफ चौधरी। 4 मरतबा आतिफ चौधरी का आबिद बॉक्सर के साथ मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, क्रॉस फायरिंग हुई, लेकिन दोनों ही खुशकिस्मती से बचते रहे। और मैं तो यूं कहूंगा कि आतिफ खुशकिस्मती से बचता रहा। और इस दौरान क्योंकि असद प्रिंस एक ऐसा करेक्टर, एक ऐसा पागल 21 साल लड़का हुआ है जिसने अपने 2 साल के कैरियर में लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब के जितने भी डॉन थे ना, उनको अपने हाथों पे नचवाया उसने। नाम के खौफ से अरशद अमीन चौधरी जैसा शख्स जो था ना, जेल में कैदोबंद हो गया था और उसने असद प्रिंस की सुपारियां दे दी थी। कहा था कि असद प्रिंस, जो तक असद प्रिंस जिंदा है ना, मैं बाहर नहीं आ रहा। आतिफ था, मनु कोई पार नहीं गया, मनु पार है गया, असद प्रिंस था। और असद प्रिंस 21 साल खूबसूरत नौजवान था मगर गलत महफिल का हिस्सा बन चुका था। और जिस पर अब होता यह है कि एक प्रोफेसर मंसूर था सिविलियन कॉलेज का, अब इन्होंने उससे पैसे मांगे 1.25 लाख के करीब। बदला वसूली करने के लिए पैसे तलब किए। उस प्रोफेसर ने एसपी जुबैर को एक शिकायत की। एसपी जुबैर क्योंकि आबिद के काफी करीब थे, काफी कुर्बत रखते थे आबिद के साथ, एसपी जुबैर आबिद को टास्क देते हैं कि जाओ जाके प्रोफेसर मंसूर से मुलाकात करो और मुलाकात करने के बाद जो भी इनका मसला है, मसाइल है, वो देखो कि क्यों ऐसा मसाइल जो है वो पेश आ रहे हैं। और आबिद और डीएसपी मोहम्मद गुलाम कलियार जो थे ये इनके साथ जाते हैं। और जाके जब वहां पर पहुंचते हैं, गुलाम जो प्रोफेसर मंसूर था उनसे बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जी मुझे अभी कुछ देर पहले उनका फोन आया था तो मेरे से वो पैसे डिमांड कर रहे हैं। कहते कौन? कहते असद और आतिफ। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक से फोन आता है और वो फोन उठाते हैं तो आतिफ का फोन है। और आतिफ कहते हैं कि हाँ जी प्रोफेसर साहब, पैसे कदों लेना ये। और प्रोफेसर अब इशारा करता है तो डीएसपी कलियार जो थे काफी मंजे हुए डीएसपी थे और कहते हैं कि इन्होंने आबिद की, ये समझ ले कि क्योंकि आबिद ने अपने मुतअद्दिद बार इंटरव्यूज में कहा है कि आज मैं अगर जिंदा हूं तो डीएसपी मोहम्मद गुलाम कलियार की वजह से। अगर ये मुझे उस वक्त स्टॉप ना करते तो आज मैं जिंदा ना रहता, कि मैं उनका एहसान मंद, क्योंकि काफी मंजे हुए ये डीएसपी थे कलियार साहब। और कहते हैं कि वो अभी आतिफ का फोन आता है, मंसूर को, प्रोफेसर को आता है, प्रोफेसर को फोन आता है तो उस दौरान कलियार कहते हैं कि यार दूसरे को बुला दो, बुलवा लो, बुलवाते जो भी है। अभी ये बात, अभी फोन बंद हुआ है तो साथ ही आतिफ, असद प्रिंस सभी वहां पे पहुंच जाते। अब ये ज़ाहिर इनका वर्क अभी कंप्लीट नहीं है, अभी ये पूरी तैयारी में नहीं है, तो डीएसपी कलियार आबिद को स्टॉप करते हैं, साइड कॉर्नर करते हैं और प्रोफेसर को कहते हैं कि यार तुम थोड़ी पेमेंट दे दो ताकि अजय ना फिर कल का टाइम दे दो। तो उसी तरह करता है, वो कल का टाइम देता है और ये चले जाते हैं। अब कल मौत ने असद प्रिंस को बुलवाया, किसके घर? प्रोफेसर मंसूर के घर। और जब असद प्रिंस, खालिद खीरा, आतिफ चौधरी और ये जब आगा नवीद, ये जब उस प्रोफेसर के घर पहुंचते हैं अपनी बकाया पेमेंट लेने के लिए, उस टाइम बसंत की रात, हर तरफ फायरिंग
चल रही थी, क्योंकि उस टाइम इतना कानून सख्त नहीं था, उस टाइम थोड़ी सी नरमी थी। हर लोग जो तबसंत के जो फेस्टिवल था उसको बड़े ऐसे अंदाज से मनाते थे। गैदरिंग असद प्रिंस और खालिद हीरा ये अंदर जाते हैं, अब आगा और आतिफ गाड़ी पे, और जब ये अंदर जाते हैं, जाने के बाद असद प्रिंस देखता है कि फायरिंग हुई है। अब ये फायरिंग को देखते साथ ही अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है, मगर ऑलरेडी फील्डिंग लग चुकी थी। आबिद बॉक्सर ने मुख्तलिफ जगहों पर अपने जो क्राइम फाइटर्स, जो कांस्टेबल से, जो पुलिस ऑफिसर से तैनात कर रखा था। और ये जब मामला चलता है तो फायरिंग होती है, तो आबिद बॉक्सर फिर असद प्रिंस को फायर मार देता है। इसकी टांगों पे गोली लगती है, पूरा ब्रेस्ट पेट पे लगता है, ये मौके पर ही नीचे गिरता है। और अब उस दौरान खालिद हीरा को भी गोलियां लगती है और आतिफ चौधरी को भी गोलियां लगती है और टांग पर आतिफ को भी गोलियां लगती है। ये वहां से बचा के निकलते सर्विसेज हॉस्पिटल, वहां पर खालिद हीरे को छोड़ा जाता है और आतिफ वहां से कहते ही है कि कसूर चले गया या फिर अपने एक रुपोश हो गया। लेकिन खालिद हीरा अरेस्ट होता है, उसको 7 साल के अंदर सर्विस। ये तो हो गया उस वक्त। फिर आतिफ ने आबिद के साथ दुश्मनी की ठान ली और आबिद का भी मकसद था आतिफ को पुलिस मुकाबले में पार करना। और जब असद प्रिंस का मुबैना पुलिस मुकाबला होता है तो उस दौरान फिर ये अरशद चौधरी जो था ये जेल से बाहर आता है। फिर उसको पता चलेगा यार एक पागल भी रहा, वो पुलिस मुकाबले में मार देता है। बाकी आतिफ अनुमा देख लगा। अब बताया ये जाता है कि आतिफ के साथ आबिद बॉक्सर के 4 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें ट्विटरी शॉप का पुलिस मुकाबला काफी फेमस है और जो कि हजारों की तादाद में लोगों ने देखा और आपने सामने क्रॉस फायरिंग, लेकिन जख्मी कोई भी नहीं। और उस दौरान फिर ये पंजाब असेंबली में, पंजाब असेंबली का इजलास चल रहा था और तादाद वहां पर पुलिस तैनात थी। उस दौरान ये क्रॉस फायरिंग थी, नहर पर फिर चलता है इनका। फिर एक तमसील थिएटर पर जब आबिद इसका इंतजार करता है, आबिद आता है इलाका गैर से, आतिफ इलाका गैर से आता है। जब ये मजंग के पास तमसील थिएटर के पास पहुंचता है, मगर पुलिस की भारी नफरी देखकर ये मौके से चक्कर हो जाता है और दोबारा से इलाका गैर चले जाता है। अब ये मामला जो था वो इस हद तक बढ़ चुका था, जितने भी बासर लोग थे और जितने भी सियासतदान थे और जितने भी वडेरे थे, उनकी कोशिश ये थी किसी न किसी तरीके से हम आबिद से हाथ मिला लें। वो इसलिए कि आबिद से हाथ मिलाने का मकसद ये था कि हमारी भी मुआशरे में रखरखाव जो होता है ना, रखरखाव पलवाना था, वो कायम हो जाए। और क्योंकि अब आबिद के जुराइम को जड़ से उखाड़ने में लगा हुआ था, लेकिन लोगों की नजरें जो थी वो आबिद पर टिकी हुई थी कि किसी न किसी तरीके से आबिद हमारा दोस्त बन गए। आबिद ने दोस्ती की अपनी वर्दी के साथ, आबिद ने दोस्ती की इंसाफ के साथ, और आबिद ने दुश्मन बनाया उन लोगों को जो कि उजरती कातिल, जो संगीन जुराइम मुलव्विस थे। आबिद का दिन रात टारगेट सिर्फ यही था कि मैं उनको इस लाहौर शहर में नहीं रहने दूंगा। अब होता यह है कि जी अब इस दौरान इसकी दोस्ती जो थी टीपू रकावाला के साथ भी थी और फिर इसकी दोस्ती टीफी बट गोगी बट के साथ भी थी। लेकिन गोगी बट के साथ दोस्ती होती कैसी है? ताहिर प्रिंस का एक पुलिस मुकाबला होता है, वो करते हैं इब्रार रिजवी। अब जब इब्रार रिजवी करता है ताहिर प्रिंस का पुलिस मुकाबला, मगर अफवाहें गुफ्तगुए खुरा नापा गया जब वो आबिद बॉक्सर का नापा गया, जिस पर आबिद बॉक्सर को सजा भी हुई, कटारे में भी खड़ा होना पड़ा। मुतअद्दिद बार आबिद ने कहा कि मैं ताहिर प्रिंस के पुलिस मुकाबले मेरा किसी किस्म का कोई भी हाथ नहीं, लेकिन इसकी बात को ना माना गया और 1 साल से जायद का अरसा सजा में काट दिया। उस दौरान गोगी बट ने आबिद का साथ दिया।
और इसने गवाही दी कि आबिद नहीं है। और फिर ये जिस जहां से इसकी दोस्ती का सिलसिला जारी सर। लेकिन दोस्ती भी कुछ अरसा ही चली, कुछ इख्तलाफात हो गए। और इख्तलाफात कैसे होते हैं, वो टीपू टक्कावाला का जब ईवान अदल में ट्रिपल मर्डर केस पर आबिद बॉक्सर का नाम दिया जाता है, क्योंकि ट्रिपल मर्डर केस है क्या था। ईवान अदल में टीपू टक्कावाले पर अटैक किया जाता है और उस अटैक में 3 अफराद जो थे मौके पर दम तोड़ गए थे। और फिर 2-3 बंदों का नाम आता, बल्कि 4 बंदों का नाम आता। एक गोगी भट्ट, दूसरा तीफी भट्ट, तीसरा आबिद बॉक्सर और चौथा शफकत बग्गा। ये वो नाम थे। शफकत बग्गा का नाम इसलिए आता है क्योंकि ये मैंने एक आबिद बॉक्सर का एक इंटरव्यू देखा। उस इंटरव्यू में आबिद बॉक्सर ने कहा कि शफकत बग्गे का नाम इसलिए ऐड करवाया गया कि टीपू टक्कावाला के साथ उसकी पर्सनल रंजिश थी और एक एसएसपी के हुक्म पर ये नाम पड़ता है। फिर होता यह है कि जब इन्वेस्टिगेशन जो थी वो उमर विर्क के पास थी और शफकत के पास थी। दौरान इन्वेस्टिगेशन तीफी भट्ट पेश होता है, पेश होने के बाद वो बेगुनाह। शफकत बग्गा पेश होता है, वो बेगुनाह। गोगी भट्ट ने लाहौर हाईकोर्ट से अपनी रिहाई मंजूर करवा ली, जमानत करवा ली, बरी हो गया। अब रहा आबिद बॉक्सर। आबिद बॉक्सर को गुनहगार डिक्लेयर कर दिया गया और इसी दौरान फिर आबिद के इख्तलाफात जो थे भट्ट बरादरान से बढ़ जाते हैं और फिर जो दोस्ती के रिश्ते जो थे वो अब इख्तलाफात के रिश्तों में बढ़ गए। और अब आबिद पर जवाल का वक्त है, मुकदमात की भरमार है, कब्जा का यानी कि वो टैग लगा दिया जाता है, ये कब्जा ग्रुप है और ये भत्ता ये अपने नाम को कैश कर रहे हैं, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करके लोगों से जमीनें हथियार है और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, और जबकि इसकी अपनी जदी जायदाद पर भी मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। अब जब ये सारा मामलात जो थे, सवाल के मामलात जो थे, आबिद के ऊपर बादल जो थे सवाल के मंडरा रहे थे और आबिद दिन रात थाने, कचहरियां और जेआईटी बनाई जा रही है, वहां पर पेशी है। अब मुख्तलिफ जगहों पर रोजाना की बुनियाद पर कभी कहीं अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर आबिद मजबूर हो चुका। खैर होता कुछ यूं है कि आबिद 2007 में बैरून मुल्क चला जाता है और फिर बैरून मुल्क जाता है और वहां पे 12 साल का अरसा गुजारता है, 11-12 साल का अरसा गुजारता है और इंटरपोल इसको पकड़ता है। लेकिन मैंने एक प्रोग्राम में देखा कि जब बताया जाता है कि आबिद कहता है कि जब मुझे ये इंटरपोल पुलिस वाले पकड़ने के लिए आते हैं तो मैं उनके पास से गुजर जाता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार नहीं आबिद वक्त आ गया, कितना भज जावा यार, अपने आप को उठवाना है। और कहते हैं कि मैं वापिस आने के बाद इंटरपोल को मैंने कहा कि मैं आप मुझे तलाश कर, क्या उन्होंने दिखा क्या आबिद, कहते हैं तस्वीर दिखाई गई तो मैं आ गई। कहते उन्होंने कहा हाँ यार बता हम तेरी क्या मदद कर सकते हैं, उन्होंने कैसे फोन किया तो कहता मैंने पहला फोन अपने बेटे को किया था और मैंने कहा था कि यार रोना नहीं, कट लेती रोई ना और मीडिया तो सब ने क्योंकि गैरतमंद घराने से निकालने बनते वाले जो खवातीन होती है वो मंजर आप पर नहीं है, जो होगी देख लो। और आबिद अब अपने वकील करवाता है, वकील करवाने के बाद लाहौर पाकिस्तान की पाकिस्तान आता है और आने के बाद लातादाद केसेस इस पर ठोक दिए जाते हैं और उनका ये मुकाबला करता है और उनका मुकाबला करते 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 2 से 3 साल इसको लगते हैं। लगने के बाद ये काफी केसेस से बरी हो जाती है। लेकिन एक केस हाल ही में एक ऐसा मंजरेआम पर आता है कि इसके अपने ही पुलिस वाले जब इसके घर पर रेड करते हैं और इस पर
मुख्तलिफ दफात जो है वो लगा दी जाती है। इसको आबिद बॉक्सर को कस्टडी में रखे, जिसका आबिद को काफी दिली सदमा भी आज तक है। और अब कहते हैं कि जी उस दौरान ग्रेप की जो सजा थी मीडिया पर आकर अपील भी की और कहते हैं कि आबिद का फिर डीएसपी के साथ तो हल्फन डीआईजी ने हल्फन इनकी सुलह भी करवाई और जो भी रेफरल्स और जो कुछ भी जिसके पास भी था वो इन्होंने वापस भी दिया। जबकि इन्होंने अपने इंटरव्यू में, माजी के एक इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे सबसे पहले वो जो रेफरल्स जो थी ना, मुझे मोहम्मद भट्ट का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे सबसे पहले मेरी रेफरल्स जो थी वापस दी, मैं एहसानमंद हूं उनका। और उन्होंने 12 मरतबा अपील भी की। अपील ये की कि जी मैं आईजी पंजाब, मैं सुहेल जफर चट्टा साहब, मैं सीएम पंजाब से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, मैं उनसे एक रहम की अपील करता हूं कि माना गलती इंसान से होती है, माना कि मैं कहीं ना कहीं मैं गलत होऊंगा, लेकिन खुदारा मैं आपका मुंतजिर हूं, मैं आपका तलबगार हूं, आपकी रहम का मुझे माफ कर दिया जाए और मेरे पे ये झूठे मुकदमात की जो भरमार है इसको तोड़ दिया जाए। मैं इन्होंने 12 मरतबा रिक्वेस्ट की है कि मैं वक्त की मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से मैं अपील करता हूं कि मुझे इंसाफ दिया जाए। नो डाउट कि मैं रियासत के लिए जितना भी काम किया मैंने अपनी जिंदगी, पुलिस की नौकरी जितनी भी मैंने रियासत के लिए काम किया और आज मैं अपनी रियासत से ही मदद का तलबगार हूं। आबिद आज भी मुंतजिर है उन आला अफसरान का कि मुझे इंसाफ चाहिए और आज कहता है कि मैं जो मेरे में जो जोश था, जो बलबला था, जो ताकत थी, मैं अब मायूस हो चुका हूं क्योंकि अब मेरे में वो हिम्मत नहीं है, अब मेरे में वो ताकत नहीं है। क्योंकि मुझे जब मैंने पहली मर्तबा अशरफ उर्फ अच्छू को गिरफ्तार किया था ना, तो जंगीर माजरे ने जो अल्फाज कहे थे ना, उन्होंने कहा पुत्र साई जो तो तगड़े होना सर झुका ली दे, जिथे गैन माफी मंगी दी, मिन्नत करी दी। और मैं वो बातें आज भी असरअंदाज मेरे दिमाग पर है। वाकई साई तगड़े ने और मैं साइया करो माफी मंगना हो, मैं मिन्नत करना हो, मेरे उत्ते ना पार पाओ जितना मैं चल सका और मैं अपने बीवी बच्चों के साथ मुस्बत अंदाज से जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं ये दूसरे रोलों में नहीं पड़ना चाहता। मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है और ये आबिद हुसैन उर्फ बॉक्सर की फरियाद है कि मुझे इंसाफ चाहिए। इसके साथ ही अपने मेजबान हैदराना को इजाजत है। अल्लाह।